हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 24। मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मानव का रक्त प्रवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। और उसके मुख्य रूप से जो हमने इस चैप्टर के अंदर जो इस नाम क्या है, जिसका मानव का परासरणी तंत्र, मानव का रक्त परासरणी तंत्र, मानव का रक्त परासरणी तंत्र, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके मुख्यतः हमने 5 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस पार्ट के अंदर हम मुख्य रूप से कुछ मेन फंक्शंस को और मेन चीजों को देखेंगे और इस चैप्टर को इसके अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अपना आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि मुख्य रूप से जो क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है वो सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, हमने बात की है किस किस प्रकार की आंतरिक संरचनाएं पाई जाती है, किस किस प्रकार की बाह्य संरचनाएं पाई जाती है हार्ट की, उसके बारे में बात की है। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है हृदय की आंतरिक संरचना। क्या टॉपिक है आज अपना? आज का अपना टॉपिक है मानव हृदय की आंतरिक संरचना। हमने इससे पहले पार्ट 5 के अंदर मानव हृदय की बाह्य संरचना के बारे में बात की है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को भी समझा था। लेकिन आंतरिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ह्यूमन हार्ट की आंतरिक संरचना को समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि हार्ट है क्या। सुनिएगा ध्यान से, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो अपने को फैक्ट यानी कि एज थंबनेल के रूप में याद रखनी है, ताकि अपने को ये हार्ट है जो आसानी से समझ में आ सके। क्या चीजें हैं वो, किस प्रकार की चीजें हैं और किन को ध्यान रखना है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं कुछ चीजों को आपको नाम लिख के बताता हूं, उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा हार्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। कैसे? चलिए नामकरण करते हैं इसका जो अब हम नामकरण करेंगे इसका। तो देखिए कि हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसका एक फैक्ट रीजन अपने को पता होना चाहिए। वो रीजन अपने को पता रहेगा तो हार्ट का मुख्य काम भी पता चल जाएगा। क्या है रीजन? कि अपने बॉडी के अंदर जो सभी प्रकार की जो जैव प्रतिक्रिया होती है या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो ब्लड अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स लेके आता है वापस श्वसन क्रिया के रिजल्ट के तौर पर ये चीजें होती है और ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को पंप कौन करता है? इस प्रोसेस को कौन मैनेज करता है? इस प्रोसेस के अंदर किस किस प्रकार के ऑर्गन्स काम करते हैं? इसके अंदर पर्टिकुलर प्रेशर कौन मेंटेन रखता है? किस प्रकार से ये ब्लड है जो फ्लो होता रहता है और हर एक बॉडी के हर एक भाग तक पहुंचता है? वो काम कौन करता है? ब्लड का वो करता है अपना हार्ट। हार्ट क्या होती है? मानव हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है, वो भी पेशीय अंग है। इसके अंदर संयोजी तक पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं बहुत कम पाई जाती है। और मुख्य रूप से अगर बात करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में, तो इस हृदय की आंतरिक संरचना को समझिएगा। इस हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। कौन से कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 4 कौन कौन से कक्ष होते हैं चलिएगा इसका देखते हैं। 2 ऊपर की तरफ छोटे पतले आलिंद पाए जाते हैं। यह एक आलिंद और यह एक आलिंद, ठीक है। इसे हम मुख्य रूप से कहते हैं राइट और लेफ्ट के आधार पर हम बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इस तरफ से बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन हार्ट की इसमें इस तरफ से, तो ये अपना कौन सा भाग है? दाया आलिंद। क्या है? दाया आलिंद। और उस तरफ वाला होगा बाया आलिंद। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ऊपर की तरफ 2 छोटे पतले कक्ष होते हैं, वो होते हैं आलिंद। और नीचे की तरफ 2 गहरे बड़े कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, वो होते हैं नीले। ये हो गया दाया नीले और ये हो गया अपने बाया नीले, ठीक है। तो पहली बात पता चल गई कि हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अब देखो, 2 मोटी भित्ति वाले होते हैं तो 2 पतली भित्ति वाले होते हैं। इनकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में भी हमने बात की है।
अब देखो इसमें क्या होता है कि आलिंद और निलय के मध्य एक दरार होती है जो आलिंद और निलय को पृथक रखती है। अब आलिंद और निलयों के मध्य एक दरार होती है, आलिंद और निलयों के मध्य ये जो कपाट इसके नीचे एक दरार होती है। ये तो ऊपर की तरफ थ्रेडिक स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ ये वॉल्व दिख रहा है, इसके नीचे की तरफ ऐसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ऐसा समझिएगा कि इसके नीचे इस प्रकार से कोई दरार पाई जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, आलिंद और निलय को क्या करती है, पृथक करती है। उसे बोलते हैं आलिंद निलय दरार, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी सल्क्स। क्या कहते हैं, कोरोनरी सल्क्स। यहां पे मैं लिख देता हूं आलिंद निलय दरार। क्या लिख देता, आलिंद निलय दरार, जिसे हम बोलते हैं तो कोरोनरी सल्क्स, जो दोनों आलिंद और निलय वो क्या करती हैं, आपस में बांटने का काम करती है। दाएं व बाएं निलय व अग्र तथा पश्च अंतर निलय स्कल्स पाए जाते हैं। अब देखो दाएं और बाएं निलय के मध्य भी एक दरार पाई जाती है जिसे बोलते हैं अग्र तथा पश्च स्कल्स, ये बीच वाली। ठीक है, ये भी एक संरचना पाई जाती है। और शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड होता है वो अशुद्ध, जो मुख्य रूप से बात करेंगे ब्लड, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध और शुद्ध दोनों की बात करेंगे। तो कहीं से भी अगर ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा तो वो आलिंद के अंदर एंटर करेगा। तो अब हम इसकी कार्य प्रणाली को भी देखेंगे। तो ये होता क्या है कि होता यह है कि जो फेफड़ों से ऑक्सीजनित, याद रखिएगा, फेफड़ों से ऑक्सीजनित यानी कि O2 प्रेजेंट वाला ब्लड रुधिर की फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या, रुधिर की फुफ्फुसीय शिराएं, ये दोनों संख्या में, रुधिर की फुफ्फुसीय क्या है, शिराएं, रुधिर की फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर, बाएं आलिंद के अंदर। कौन सा है, ऑक्सीजनित ब्लड है। ये लीजिए सारा का सारा O2 प्रेजेंट वाला, या जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड, इस प्रकार इसके अंदर आता है। किसके अंदर, बाह्य आलिंद के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज पता चलती, रुधिर की भित्तियों के अतिरिक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित रुधिर की, हृदय की भित्तियों के अलावा शरीर के सभी भागों से हम बात करें तो जो ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रुधिर है वो ऊर्ध्व महाशिरा तथा निम्न महाशिरा द्वारा दाह्य आलिंद में आता है। तो ये क्या होगी, ऊर्ध्व महाशिरा तथा निम्न महाशिरा। यहां से इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी और बता देते, ये है ऊर्ध्व महाशिरा, ये क्या है, निम्न महाशिरा। ये रहा दाया आलिंद, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसे हम बोलेंगे CO2 हाई, O2 लेस यानी कि कम। यहां पर CO2 लेस, O2 हाई। ठीक है, ये बात भी हमने समझ ली। फिर यहां से क्या होता है कि अब देखो दोनों आलिंद के अंदर आ गया, एक आलिंद के अंदर शुद्ध आ रहा है और एक आलिंद के अंदर क्या आ रहा है, मुख्य रूप से अशुद्ध रुधिर आ रहा है। हमने यही बात की थी कि पूरे बॉडी के अंदर से जो भी ब्लड है हार्ट के अंदर कहीं से भी प्रवेश करेगा तो वो आलिंदों से ही कर सकता है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। अब क्या होता है, हृदय जो अशुद्ध रुधिर को हृदय शिरा तथा कोरोनरी साइनस द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। अशुद्ध रुधिर को इसके द्वारा जो दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करा दिया गया, किसको, अशुद्ध रुधिर को। दाएं निलय से फुफ्फुस कांड, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रैंक, निकल कर दो शाखाओं में विभाजित होती है। अब देखिए क्या होती है पल्मोनरी ट्रैंक, जिसे फुफ्फुसीय कांड कहते हैं। याद रखना कुछ ऐसी संरचनाएं नजर आ रही है। देखो ये एक संरचनाएं नजर आ रही है, ये यहां से होके हुए एक इस तरफ जा रही है,
इसको अच्छे से बना देते हैं, एक ये इस तरफ और एक ये इस तरफ, दो भागों में। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय कांड। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय कांड। पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, फुफ्फुसीय कांड कहते हैं, ठीक है, जिसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। अब ये आगे चलकर दो भागों में, दाएं और बाएं भाग में विभक्त होती है। क्यों होती है विभक्त, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, और जो फुफ्फुसीय धमनियों के रूप में अपनी ओर के फेफड़ों के अशुद्ध को लेके जाता है। आगे चलकर दोनों प्रकार के फेफड़ों के अंदर डीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चली जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी वाहिका महाधमनी बाएं निलय से निकलती है, जो शरीर के सभी भागों, हृदय के अतिरिक्त शुद्ध रुधिर लेके जाती है। अब देखो यहां पर बात करेंगे किसकी, महाधमनी की। किसकी, महाधमनी की। अब महाधमनी की अगर हम बात करेंगे, इसे लेफ्ट एओर्टा कहते हैं, लेफ्ट एओर्टा। तो ये देखो, ये रहा, ये इधर वाला भाग, इसकी देखो ये वाली संरचना, ये वाली, ये घूम के ये वाली, ये वाली, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट महाधमनी। एक दो शरीर के, यानी कि टू बॉडी, शरीर के सभी भागों के अंदर भेज दी जाती है। अब शरीर के अलग अलग भागों के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं होती है। ये तो था अपना किसका, आलिंदों की बात। अब ये किस प्रकार होता है, उसके मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी चीजें समझ लेते हैं कि हृदय के चारों कक्ष अंदर से पट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सेप्टा, तथा कपाट यानी कि वॉल्व से क्या होते हैं, पृथक रहते हैं। इसके बीच में, दोनों के बीच में पट पाए जाते हैं, और वॉल्व द्वारा ये चारों क्या रहते हैं, कक्ष पृथक रहते हैं। दोनों के बीच में पट और वॉल्व पाए जाते हैं। दाएं व बाएं आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है। दाएं और बाएं आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है। ये रहा अंतर आलिंद पट, दाएं और बाएं आलिंद के मध्य, ठीक है। फिर है कि इस पट पर एक अंडाकार गर्त होती है, जिसे हम अंडाकार खाक या फोसा ओवल्स कहते हैं, जो भ्रूणी अवस्था के अंदर, यानी कि शिशु के हृदय के अंदर गर्त में इस स्थान पर क्या होता है, छिद्र होता है, इसके बीचों बीच में पाई जाती जगह। ये बात अपने को पता है। दोनों निलयों के मध्य अंतर निलय पट पाया जाता है। ये दोनों निलय इसके बीच में पाया जाएगा, अंतर निलय पट, ठीक है। दोनों निलयों के बीच में अंतर निलय पट पाया जाता है। ये भी हमने बात कर ली। आलिंद व निलय परस्पर आलिंद निलय छिद्र द्वारा समझ लेते हैं। देखो आलिंद और निलय, आलिंद निलय छिद्रों द्वारा छिद्रित रहता है। आलिंद और निलय, आलिंद ये तो 3D है, इसके ऊपर की तरफ, अंदर नहीं होती, अंदर की तरफ होती ज्यादा, लेकिन ऊपर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। ये छिद्र आलिंद निलय कपाटों द्वारा रक्षित रहता है। ये कपाट निलयों से आलिंदों को की ओर रुधिर प्रवाह रोकते हैं। बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य द्विविलन कपाट, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है द्विविलन कपाट। ये जो कपाट है, ये क्या कहलाता है, द्विविलन कपाट। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य क्या होते हैं, द्विविलन कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, बाएं के मध्य तो द्विविलन और दाएं के मध्य पाए जाएंगे त्रिवलन कपाट पाया जाता है, ठीक है। दाएं आलिंद और निलय के मध्य। अब कपाटों के वलन संतुलन तंतुमय तंत्र के अंडराज्य रज्जु निलयों के भित्ति के ऊपरी पे पेपिलरी के साथ जुड़े रहते हैं। अब इसके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट वगैरह मुख्य रूप से पाया जाता है। ये तो थी किसकी, ये इसकी आंतरिक संरचना की बात थी। अब अपना जो टॉपिक चलता है आंतरिक संरचना, हमने बात करी। अब इसमें देखो एक कार्य प्रणाली कि हृदय है जो किस प्रकार काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। हृदय की अगर हम कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर हार्ट बीट या हृदय स्पंदन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ते हैं, हृदय स्पंदन, ठीक है। अब देखो हृदय स्पंदन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से हृदय चक्र के बारे में, और फिर पढ़ते हैं
हृदय स्पंदन, हृदय चक्र, ये दोनों इसकी कार्य प्रणाली के अंदर आते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट होता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को और सोचिएगा कि पहले हम लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि अच्छे से समझ में आए। क्या होता क्या है कि जो भी निम्न महाशिरा या उदर महाशिरा द्वारा बॉडी से, किससे, शरीर से ऑक्सीजन रहित ब्लड जिसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उस ब्लड को सबसे पहले दाएं आलिंद के अंदर एंटर करवाया जाता है। किससे? उदर महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा। ठीक है, दाएं आलिंद के अंदर जब एंटर करवाया जाता है तो जो ये त्रिवलन कपाट होता है वो पहले क्या रहता है? बंद रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली याद रहना चाहिए, पहले ये जो त्रिवलन कपाट होता है ये क्या रहता है? पूरा का पूरा बंद रहता है। अब इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जब तक ये दायां आलिंद 70% से ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा तब तक ये त्रिवलन कपाट खुलेंगे नहीं। जैसे ही दायां आलिंद के अंदर 70% ज्यादा ब्लड बढ़ जाता है तो ये त्रिवलन कपाट खुल जाता है। जैसे ही त्रिवलन कपाट खुलेंगे तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा? निलय के अंदर एंटर कर जाएगा, यानी कि दाएं वाले निलय के अंदर आ जाएगा। अब जब दाएं वाले निलय के अंदर आ जाएगा तो क्या होता है कि दाएं निलय की जो पेशियां, आंतरिक भित्ति की जो पेशियां पाई जाती है वो मोटरिज्म मैकेनिज्म द्वारा क्या करती है? इसके ब्लड को पंप करती है, ऊपर की तरफ धकेलती है। अब देखो, ब्लड ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है और यहां पर त्रिवलन कपाट है। हमने एक चीज पढ़ी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर कि जो आलिंद और निलय के बीच में त्रिवलन या द्विवलन कपाट पाए जाते हैं वो रुधिर को विपरीत दिशा के अंदर जाने से रोकते हैं। तो यहां पर जो ये मुख्य प्रकार के दो कपाट है तो इस रुधिर को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकेंगे। अब ब्लड यहां वापस आलिंद में नहीं जा सकता, नीचे से प्रेशर लग रहा है तो ब्लड घुसेगा कहां? वहां ब्लड घुसेगा इस नलिकाकार संरचना के अंदर। किसके अंदर? इस नलिकाकार संरचना के अंदर। यह नलिकाकार संरचना कौन है? यह नलिकाकार संरचना है फुफ्फुसीय कार्ड, पल्मोनरी ट्रैंक जिसे कहते हैं, फुफ्फुसीय कार्ड। अब इसके अंदर भी क्या होता है? इस फुफ्फुसीय कार्ड के अंदर भी दो प्रकार के वॉल्व संरचना पाई जाती है, याद रखना, अर्धचंद्राकार वॉल्व। अब यहां पर वॉल्व की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहां पर भी क्या होता है कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने से रोक रहा है, तो यहां पर जो ब्लड बढ़ रहा है ऐसा नहीं हो कि वापस ब्लड है जो निलय के अंदर आ जाए। इसलिए क्या होता है कि पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भी कपाट पाए जाते हैं जो क्या होता है कि विपरीत दिशा। अब उस तरफ जाएंगे तो कपाट खुल जाएगा, जैसे ही ब्लड वापस आएगा तो कपाट बंद हो जाएंगे, तो ब्लड को वापस के आगे की तरफ ही भेजा जाएगा। तो ये जो ब्लड यहां से बहता हुआ कहां पर जाएगा? फुफ्फुसीय कार्ड आगे चलकर दाएं और बाएं भाग के अंदर बढ़ जाता है। ये जाएगा अपना दायां फेफड़ा की तरफ और ये जाएगा अपना बाएं फेफड़ा की तरफ। ठीक है, ये जाता है कौन सा? CO2 कंसंट्रेशन हाई थी, अशुद्ध रुधिर था, अब फेफड़े के अंदर चला गया। फेफड़े में हमने पढ़ा है श्वसन क्रिया में, अब CO2 भेज दी, O2 ले ली, बॉन्ड बन गया, सारा हो गया। अब क्या होगा? अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम शुद्ध ब्लड कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं, वो क्या होगा? वो आएगा फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा। किससे? फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करेगा। फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करेगा। ये देखो, ये फुफ्फुसीय शिरा ये बाएं आलिंद से यहां से प्रवेश करा। O2 की कंसंट्रेशन हाई, CO2 की कंसंट्रेशन न के बराबर रहेगी। ठीक है, अब वो कि वो यहां पर क्या होगा? यहां पर पाया जाता है आलिंद और निलय के बीच में द्विवलन कपाट। उधर क्या पाया जाता है? त्रिवलन कपाट, यहां पर है द्विवलन कपाट। यह भी क्या होगा? यह भी पहले रहता है बंद जब तक कि 70% ये आलिंद पूरा भर नहीं जाए। जैसे ही फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है तो आलिंद के अंदर 70 से 75% भर जाने के बाद नीचे के जो द्विवलन कपाट है, जो आलिंद व निलय के बीच में पाए जाते हैं, वो कपाट खुल जाते हैं या खोल दिए जाते हैं। खुलने से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आ जाएगा निलय के अंदर आ जाएगा। निलय की भित्ति मोटी होती है, निलय आकार में बड़ा होता है। निलय के अंदर क्या पाया जाता है कि निलय की भित्तियों द्वारा क्या होता है? एक प्रकार का पंपिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, जो ब्लड को क्या करती है? ऊपर की तरफ धकेलती है। अब वो कि वो प्रोसेस होगा जो पहले था इसके अंदर दाएं वाले भाग में। यहाँ पर एक कपाट है जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकेंगे। यहाँ पर जब ये ब्लड को पंप करेंगे वापस आलिंद में जा नहीं सकता, तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इस नलिकाकार संरचना का नाम है महाधमनी, एओर्टा जिसे हम कहते हैं। एओर्टा के अंदर ब्लड जाएगा, इसके अंदर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आने से रोकते हैं।
और ये ब्लड क्या जाएगा इसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करके आगे की तरफ जाएगा और बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर ये शुद्ध रुधिर को भेज जाएगा। ये सारा क्या करता है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ये इसकी कार्य प्रणाली है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे हृदय स्पंदन की, और उसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल यानी कि हृदय चक्र के बारे में। जो अभी तक हमने समझा है उसको एनसीईआरटी और आरबीएससी क्या क्या इसके बारे में कहती है उसके बारे में थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि मानव का जो हृदय होता है वो एक पेशीय पंप की तरह काम करता है। यानी कि ये क्या होता है कि मुख्य बात करी जाएगी उसके अंदर मायोकार्डियल पंप होता है जो एक पंप की तरह कार्य करता है। यानी कि जो मोटर मैकेनिज्म होती है, पानी की मोटर कैसे होती है जो पानी को खींचकर ऊपर की तरफ धकेलती है, वैसे वैसे यहाँ पर भी क्या होता है एक मोटराइज मैकेनिज्म पाया जाता है। इस मोटराइज मैकेनिज्म की वजह से क्या होती है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है ह्यूमन की, वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या करती है, एक प्रकार का ऐसा मीडियम प्रोवाइड करती है कि ब्लड पंप होता रहे। यानी कि जिससे कोई भी चीज उबलते समय किस प्रकार उफान पे आती है, वैसे क्या होता है कि ये ब्लड जो अंदर की भित्तियों से टकरा कर उफान की तरफ जाता है, जिससे अपने को ये जो हार्ट है जो महसूस होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आवाजें आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हृदय पेशी पंप की तरह कार्य करता है और हृदय के सभी भागों में इससे आने वाला जो रुधिर होता है वो सभी भागों के अंदर पंप करने के लिए भेजा जाता है। और ये लयबद्ध संकुचन द्वारा होता है, विश्रांति काल और कार्य प्रणाली के द्वारा। हृदय की कार्य प्रणाली दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो होता है उसका स्पंदन और एक होती है हृदय चक्र। स्पंदन क्या होता है कि हृदय के अंदर जो लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय के अंदर जो एक प्रकार का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। अब अधिकांश जो पेशियां होती है वो प्रेरक तंत्रिका तंत्र से उद्दीपित होकर संकुचित होती है, लेकिन हृदय की जो पेशियां होती है वो उद्दीपन स्वयं इन्हीं की पेशियों से उत्पन्न करती है, यानी कि खुद की पेशियों से इस प्रकार का उत्पन्न करती है। इसलिए हृदय स्पंदन पेशी जनित यानी कि मुख्य रूप से मायोजेनिक प्रकार का होता है। इसके अंदर क्या होता है मुख्य रूप से कि जो भी पेशियों में लयबद्ध संकुचन के लिए जो आवेग उत्पन्न होता है वो एक तंत्र द्वारा किया जाता है और ये हृदय से निर्मित होते हैं। इसे हृदय का चालन तंत्र कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब जो हृदय के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम पाया जाता है वो एक प्रकार का निर्माण करने की जो एक मोटराइज मैकेनिज्म को कंट्रोल होता है, जिसे हम बोलते हैं कोटर आलिंद पर्व संधि, जिसे हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, SAN के बारे में जानते हैं, जिसे हम हिंज मंडल और पुरकिंज तंतु से जो मिलकर बना होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो SAN होता है, साइनोएट्रियल नोड, ये उदर्व महाशिरा के छिद्र के समीप स्थित होता है। अब उदर्व महाशिरा का है, ये इसके छिद्र के समीप यहाँ पर बीच के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये संकुचन के लिए आवश्यक आवेग इसी पर्व संधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और इस छोटी व चपटी संरचना का निर्माण एक ऐसी विशिष्ट पेशी तंतुओं द्वारा किया जाता है जिससे संकुचनशीलता नहीं होती। SAN की पेशियां कोशिकाएं स्व उत्तेजन क्षमता के कारण स्व विध्रुवित प्रकार की होती है, विभव उत्पन्न करती है और इसके अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन लयबद्ध संकुचन पाया जाता है। SAN से सक्रिय विभव संचरण शीघ्र ही दोनों आनंद की भित्तियों के अंदर भेज दिया जाता है इस प्रकार पर। और एक पाया जाता है फिर एवियन क्या होता है, देखो मुख्य से एवियन होता है इंटरनल नोड्स के अंदर पाया जाने वाला अंतर आलिंद पट होता है। वो क्या करता है, वो संकुचन पूर्ण होने के बाद भित्तियों में आवेग संचरण और निलयों का संकुचन करवाता है। अब SAN को पेसमेकर कहा जाता है, यानी कि गति निर्धारक कहा जाता है हार्ट का। इस पेसमेकर द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आवेग उत्पन्न करने की जो रेट होती है वो 72 से 80 पर मिनट होती है, ठीक है, हृदय के स्पंदन की। और एवियन व अन्य पेशी तंतुओं की उत्तेजनशीलता की दर काफी अधिक होती है। फिर देखो कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। हृदय चक्र में हृदय चक्र होता क्या है, देखिएगा हृदय चक्र हम किसे कहते हैं, क्या होता है। तो देखो हृदय एक स्पंदन प्रारंभ होने से अगले स्पंदन प्रारंभ होने के मध्य का जो विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। इस प्रकार हृदय के स्पंदन पूर्ण होने के समय हृदय में होने वाली जो भी घटनाएं होती है, चाहे किसी प्रकार की घटनाएं हो रही हो, इन घटनाओं को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। अभी कार्डियक साइकिल कहते हैं तो इसको पूर्ण होने के अंदर कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, 0.1 सेकंड लगता है। जिसके अंदर दो प्रकार की प्रावस्थाएं फेजेस होती है। दो प्रकार की कौन सी प्रावस्थाएं होती है, एक तो होती है विश्रांति यानी कि रिलैक्सेशन जिसे हम बोलते हैं डायस्टोल जिसे अनुशीतलन कहते हैं हिंदी के अंदर, और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन वाली जिसे हम बोलते हैं सिस्टोल जिसे प्रकुंचन कहते हैं। दो प्रकार की अवस्थाएं फेजेस पाई जाती है। हृदय की प्रमुख घटनाएं क्या होती है, देखो महाधमनी है, निलय है, आलिंदों में दाब का परिवर्तन, निलयों में आयतन का परिवर्तन होना, विभिन्न कपाटों का बंद होना खुलना और निलयों में आयतन दाब में परिवर्तन के अधिक स्पष्ट होना, हृदय चक्र के समय इसके भरने वाले रुधिर का निश्चित रूप से दिशा के अंदर पंप करना, ये सारी प्रणाली कार्डियक साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आलिंदों के अंदर क्या होना, डायस्टोल यानी कि अनुशीतलन होना, आलिंद के अंदर अनुशीतलन होना। अब क्या होता है कि हृदय चक्र के दौरान जो आलिंद होते हैं वो आलिंद व निलय ज्यादा समय तक विश्रांत अवस्था में
नहीं रहते। लेकिन इसकी बात करेंगे तो 0.7 सेकंड के अंदर ये विश्रांति अवस्था में रहते हैं और वापस अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसकी जो विश्रांति अवस्था में फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाह्य आलिंद के अंदर लेके आते हैं, फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाह्य आलिंद के अंदर जो लेके आते हैं, उसके अंदर जो मुख्य रूप से त्रिबलन व द्विबलन कपाटों का भरने की प्रारंभिक अवस्था में ये सारी चीजें बंद रहती है, बाद में कपाट खुलते हैं। संकुचन से अधिकांश जो 75% भरने के बाद कपाट खुलते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? आलिंदों का अनुशीतलन कहलाती है। फिर होता है आलिंदों का प्रकुंचन, यानी कि सिस्टोल की बात करेंगे तो आलिंदों का अनुशीतलन जिसे हम कहते हैं वो एक साथ संकुचित होने पर पाया जाता है। किस प्रकार कि संकुचन के बाद में थोड़ा सा लगभग 25% जो रुधिर आलिंदों के अंदर बचा है, हमने बात की ना कि 75% तक भरता है, जो 25% जो ब्लड जो बचा हुआ है वो निलय में आता है। इस प्रकार दोनों निलय रुधिर से पूर्णतः भर जाते हैं। आलिंदों व प्रकुंचन लगभग 0.1 सेकंड का टाइम लगता है और ये बहुत ही कम समय के अंदर प्रकुंचन हो जाता है। फिर होता है निलयों का प्रकुंचन। निलय में पता है आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होने के बाद निलय संकुचित होता है, उसके अंदर भी निलय प्रकुंचन होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल पाया जाता है जिसका टाइम लगता है 0.3 सेकंड का, और अनुशीतल के अंदर मुख्य रूप से 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। अब देखो हृदय की जो ध्वनियां है, स्पंदन हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हार्ट साउंड एंड पल्सेस जिसे कहते हैं, वो क्या होती है कि हृदय के जो कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। हृदय के जो कपाट हैं वो बंद होते हैं तो उनसे क्या होती है कि जब भी हृदय के जो वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं तो कुछ न कुछ तो आवाज तो आएगी। तो जो हृदय के कपाटों के बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, और निलय प्रकुंचन के समय आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को प्रथम ध्वनि जिसे हम लब कहते हैं, फर्स्ट साउंड कहते हैं। और इसी प्रकार अनुशीतल के समय भी अर्धचंद्राकार कपटों से बंद होने पर उत्पन्न ध्वनि जिसे हम द्वितीय ध्वनि कहते हैं और जिसे हम डब के नाम से जाना जाता है। लब डब की ध्वनि हार्ट साउंड के रूप में आती है। अब अपना जो अगला टॉपिक बचता है वो क्या रहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि मानव के अंदर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट 2 बार करता है। कैसे? क्योंकि संपूर्ण रुधिर के परिसंचरण में रुधिर जो होता है हृदय से 2 बार गुजरता है, हृदय वाले भाग से 2 बार गुजरता है। 2 बार गुजरे ना, देखो यहां से कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एंटर किया, इधर गया, वहां से गया फेफड़ों में, वही ब्लड है जो क्या हो गया, CO2 छोड़ दिया, ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट के अंदर एंटर आया, वापस आया। 2 बार आ रहा नहीं आ रहा, तो डबल हो रहा है। तो यही चीज अपने को पढ़नी है। क्या होती है इसको मैं आपको समझा देता हूं कि सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहां से जो भी ब्लड आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेल से या बॉडी से आ रहा है, जो क्या है डीऑक्सीजन CO2 जनरेटेड ब्लड है। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही। तो जब कोशिकाओं द्वारा, किसकी कोशिकाओं द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर वो ब्लड प्रवेश करता है उदर महाशिरा या निम्न महाशिरा द्वारा आलिंद के अंदर, आलिंद से निलय में होता हुआ फिर फुफ्फुसीय कारण से होकर फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होकर आता है। फेफड़ों में गया, फेफड़ों में शुद्ध होकर वही ब्लड आता है वापस किसके अंदर, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश कर रहा है। यहाँ से एक बार एंटर किया, यहाँ पे दूसरी बार एंटर किया, यहाँ से निलय में, निलय से होकर महाधमनी द्वारा वापस बॉडी में भेज देता है। तो 2 बार परिसंचरण हो रहा है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना है कि ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित जो हृदय तथा वाहिनी में कभी भी नहीं मिलता, हमेशा अलग अलग रहता है। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा सेपरेट रहते हैं। ठीक है, रुधिर के अंदर एक चक्कर पूरा करना भी 2 बार गुजरता है। इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। अपना जो लास्ट टॉपिक बचा है वो कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे। लसिका तंत्र की क्या होता है, लसिका तंत्र किस प्रकार होता है, और इसके बाद अपना जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो डिसऑर्डर्स है जो आरबीएससी ने इस साल इसको रिमूव कर दिया है सिलेबस के अंदर। ठीक है, अब जो अपना जो टॉपिक बचा है वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसकी बात करेंगे क्योंकि हमने ब्लड सिस्टम की या सर्कुलेटरी सिस्टम बात करेंगे। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, क्या होता है, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी है और उसी के बारे में पढ़ना है। लसिका तंत्र क्या होता है, देखिएगा। लसिका तंत्र जो होता है वो लसिका वाहिकाएं या जिसे हम वाहिनिकाएं कहते हैं, और लसिका पर्व से मिलकर बना होता है। लिम्फ, लसिका वाहिकाएं और लसिका पर्व से मिलकर बना। ये होता क्या है, देखो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि लसिका क्या होती है। छोटी सी टॉपिक है लसिका। दूसरी हम बात करेंगे लसिका वाहिनिकाएं, लसिका वाहिनिकाएं, और तीसरा हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो लसिका पर्व की बात करते हैं उसकी, लसिका पर्व की, लसिका पर्व। अब लसिका वाहिनिकाएं, लसिका पर्व और लसिका की हम बात करेंगे
तो लसिका तंत्र के अंदर जो लसिका तरल के रूप में बहता है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे जो भी लसिका तंत्र के अंदर जो तरल भाग होता है, तरल के रूप में जो बहता है वो क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फ। लसिका तंत्र के अंदर जो लसिका तरल के रूप में जो भाग बहता है उसे हम क्या कहते हैं? हम लिंक कहते हैं। अब जो रुधिर केशिकाएं होती है यानी कि ब्लड कैपिलरीज होती है, उसके अंदर रक्त दाब से जो छन के आता है और बाह्य जो होता है वो क्या होता है? लसिका। रक्त दाब से क्या होता है? रक्त दाब से छन के आता है, रक्त दाब से छन कर आता है, रक्त दाब से छन कर आता है। अब जो मुख्य ब्लड कैपिलरी से रक्त दाब से जो छनकर आ रहा है और बाह्य जो तरल दाब होता है वो लसिका होता है। अब ये कैसा होता है? लसिका की बात करेंगे तो मुख्य रूप से अपने को पता है कि ये रंगहीन अपारगम्य सार्य प्रकृति का समन्वय होगा। इसकी बात करेंगे ये क्या होता है? रंगहीन होता है, अपारगम्य होता है, रंगहीन अपारगम्य, ये सार्य प्रकार का होता है यानी कि इसकी फॉर्म बेसिक होती है या बेसिक फॉर्म में होती है, ये सार्य फॉर्म में होता है। और बात की जाए कि ये प्लाज्मा के जैसा ही है, लेकिन केवल इसका यही है, अंतर यही है कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम या फास्फोरस या रक्त प्लाज्मा के अंदर जो मात्रा में होता है वो उत्सर्जक पदार्थ इसके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये लसिका होता है। अब ये लसिका कोशिका तथा लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट्स के अंदर पाया जाता है। अब लसिका वाहिनिकाएं क्या होती है? अब अपने को पता है कि जो लसिका भी रक्त के समान शरीर के अंदर बहता है। अब कोई भी चीज ब्लड के जैसा जैसा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा तो उसको सर्कुलेट होने के लिए कुछ ना कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होगी। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी? लसिका वाहिनिकाएं होगी। तो शरीर के विभिन्न ऊतक में लसिका के अंदर जो है तो वो डूबे हुए रहते हैं। सभी जो टिश्यूज होते हैं वो लसिका के अंदर डूबे हुए रहते हैं। गैस तथा पदार्थों का विनिमय रक्त व कोशिकाओं के मध्य लसिका द्वारा होता है। अब गैस तथा पदार्थों का विनिमय कोशिकाओं और रक्त के बीच में लसिका मीडिएटर के तौर पर काम करता है। लसिका वाहिनिका सिराओं की तरह होती है। लसिका वाहिनी में लसिका हमेशा अंगों से हृदय की ओर बहता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अंगों से यानी कि ऑर्गन्स टू हार्ट, अंगों से हृदय की तरफ बहता है। अब अंगों से हृदय की तरफ बहता है तो इस प्रकार क्या होता है? अब याद रखना कि जो लसिका वाहिनिकाएं होती हैं उन लसिका वाहिनिकाओं के अंदर जो लिम्फ बहता है वो हमेशा ऑर्गन्स टू हार्ट की होता है यानी कि टुवार्ड्स हार्ट, हृदय की तरफ पाया जाता है। सिराओं की अपेक्षा इसका दाब भी कम होता है, नॉर्मल फ्लो में बहता है ये, और इसका बहाव लसिका वाहिनिकाओं की भित्ति और इधर उपस्थित पेशी संकुचन से पाया जाता है। अब जो मुख्य रूप से अनेक छोटी छोटी अपने शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? लसिका वाहिनिकाएं पाई जाती है। उनको नाम से एक होती है वक्षीय वाहिनी और दूसरी होती है दाई लसिका वाहिनी। वक्षीय वाहिनी क्या होती है और दाई लसिका वाहिनी क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। वक्षीय का मतलब होता है सिर के दाएं भाग, ग्रीवा तथा वक्ष तथा अतिरिक्त पश्च पैर यानी पश्च पादों तथा श्रोणी क्षेत्र, उधर वाला क्षेत्र, वहां पर जो पाई जाने वाली सिर, गर्दन आदि लसिका को जो लेके जाती है वो होती है वक्षीय वाहिनी, जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। ठीक है। और मुख्य रूप से ये ग्रीवा सिरा जिसे हम बोलते हैं इंटरनल जेंगुलर वेन्स के अंदर ये आगे चलकर होती है। दूसरी होती है दाई लसिका वाहिनी जिसे बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये ग्रीवा क्षेत्र के वाले एरिया के अंदर स्थित होती है और शरीर के अग्र भाग दाएं सिर, गर्दन, अग्रपाद, वसिका तंत्र में एकत्रित करके दाई अधोजद्रुक गिरा मुख्य रूप से जो सिरा व दाएं गिरा द्वारा संस्थ स्थल सिरा तंत्र में जाकर फूलती है। इस प्रकार लसिका का क्या होता है? वहन होता है। तीसरे की बात करेंगे लसिका पर और लिम्फेटिक नोड्स किसे कहते हैं? देखो लिम्फ नोड्स क्या होगा? लिम्फ नोड्स की अगर आप बात करोगे ना तो लिम्फ नोड्स से होता है कि लसिका वाहिकाओं में जगह जगह लसिका गांठें स्थित होती है। लसिका वाहिकाओं के अंदर अलग अलग जगह जगह पर लसिका गांठें स्थित होती है। अब लसिका गांठें अलग अलग जगहों पर स्थित हैं तो क्या होगा? इन गांठों में लसिका कोशिकाओं का जाल लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं स्थित पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो पाई जाती है। लसिका गांठें कहां पर होती है? तो सिर के अंदर होती है, गर्दन में, बगल वाला क्षेत्र के अंदर, मुख्य रूप से हम बात करेंगे ग्रॉन या रांगों के अंदर, बड़ी रुधिर वाहिकाओं के समीप स्थित पाई जाती है और ये टॉन्सिल्स या लसिका गांठें ही होती है। ठीक है। अब ये जो लसिका लिम्फेटिक सिस्टम है इसका मुख्य क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर? तो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे, इसका फंक्शन है, देखो ये ऊतकों और कोशिका, रक्त तथा ऊतकों के मध्य क्या करता है? एज ए मीडिएटर का काम करता है उसके मध्य। और बात करेंगे और इंपोर्टेंट क्या है कि रक्त के पचित भोज्य पदार्थों के अंदर O2 को लेकर ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ विशेष रूप से परिवहन में सहायक होता है। अंतःकोशिकीय लसिका श्वेत दीर्घकोणिका रोगाणुओं का भक्षण करने का आदि का काम करती है। अब अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ब्लड तथा लसिका के अंदर क्या डिफरेंस होता है? क्या है ब्लड और क्या लिम्फ? एक तो मेजर डिफरेंस यही है कि ब्लड है जो ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करता है, जो ऑक्सीजन सेल्स के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं होता। तो देखो ब्लड क्या होता है? लाल रंग का होता है। तो लसिका क्या होती है? कलरलेस होती है। ठीक है। पहला हो गया ब्लड लाल रंग का, लसिका कलरलेस होती है।
दूसरा अगर आप सोचेंगे तो और क्या सोचेंगे कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स वगैरह पाई जाती है, तो लिम्फ के अंदर ये नहीं पाई जाती। ब्लड के अंदर वाइट WBC होती है, तो जो कम पाई जाती है, लेकिन लिम्फ के अंदर WBC सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और भी हम बात करेंगे तो प्रोटीन ब्लड के अंदर ज्यादा होती है, तो प्रोटीन कम होती है लिम्फ के अंदर। और पोषक तत्व तो ऑक्सीजनित पदार्थ अधिक होते हैं, लेकिन लिम्फ के अंदर ज्यादातर अपशिष्ट पदार्थ या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर वेस्ट मटेरियल्स की मैं बात करूंगा तो उसके अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के अंदर जो CO2 वगैरह होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होता है। और लास्ट क्या होता है कि ये ब्लड एक कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन लसी का एक छना हुआ रुधिर ही होता है। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 24 है मानव का रक्त प्रसरणी तंत्र, इसका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके आगे का जो डिसऑर्डर्स है यानी कि हृदय तथा परिसंचरण संबंधी रोग, वो RBSc ने यहाँ से डिलीट कर दिया है, ये कोर्स से बाहर की बात है। तो यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के अंदर है वो को हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी को इस साल हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।